बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी, मैं हूं मुबारक जावेद। आज 14 अगस्त है नाज़रीन। सबसे पहले तो हमारी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि काफ़ी दिनों बाद चौधरी उम्मीदुल्लाह ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ कोई प्रोग्राम करें, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। चलते हैं जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया नाइमरोज़ टीवी को। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने यौम आज़ादी मुबारक तो बोल दिया है, तो मैंने सोचा इस पे आज प्रोग्राम भी करें हम ना। तो हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। चौर साहब, ये पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के साथ लिया और हाँ बेशुमार जी। तकलीफ़ें भी उठाई हमारे बड़ों ने। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पूछा जाए कि क्या वाक़ई आज कौम आज़ाद है वहाँ पे और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही है? बात ये है कि पाकिस्तान जिस तरह की कुर्बानियों से हासिल किया गया था, जी, उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसे लोग आ गए हैं हुक्मरानी करने, जी। जिनका कोई उन कुर्बानियों से तल्लुक नहीं है। हुँ। और फिर जिस गर्ज के लिए मुल्क लिया गया था, वो माहौल फिर आज पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और आपने। जब वो माहौल नज़र नहीं आता, तो फिर जो मकासद थे, वो पसर कुछ चले गए हैं। हुँ। अच्छा, ये चरसा तो बताएँ ये कि कौम आज अपने आप को आज़ाद समझती है ये वडेरों से, सियासतदानों से, जागीरदारों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसकी क्या वजह बिल्कुल है? नहीं समझते। इसकी वजह ये है कि आजकल जो हुक्मरान हैं, जी, वो उनका तो पाकिस्तान की तहरीक में या पाकिस्तान आज़ाद हासिल करने में उनका तो कोई किरदार है ही नहीं। जी, या उनके जो बुजुर्ग थे, जी। उनका भी कोई किरदार नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जो आपने। हुक्मरान थे, उनका उनका कोई किरदार नहीं था, उनके बुजुर्गों का या उनका। जी। तो जब उनका कोई किरदार नहीं और उनकी कोई कुर्बानी नहीं है, हुँ, तो उसकी फिर कदर क्या करेंगे और क्या उसके लिए वो कर सकते हैं। जी। इसलिए हमारे मुल्क का तो यही मसला है। और इसी वजह से फिर वो चीज़ नज़र आ नहीं रही जिस गज़ के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था। अच्छा, इसमें मैंने कहा थोड़ा-सा ये भी पूछिए कि जिस तरह कायदे-आज़म के साथ आपको पता है कि जमात-ए-अहमदिया के लोग भी शाना-बशाना चल रहे थे, तो आज क्या जमात-ए-अहमदिया के लोग वहाँ पे आज़ादी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आपको तो पता ही है। और इसमें तो कोई मुबालगा आराई है ही नहीं हुँ, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को हासिल किया था, उन लोगों का ना तो आज की कौम को पता है कि इनकी क्या कुर्बानियाँ हैं। हुँ। तो जब पता ही नहीं है, तो उनका फिर क्या मुकाम है उधर। वो तो फिर कौम भूल चुकी है ये चीज़ें कि ये लोगों ने कुर्बानियाँ। और उसका मैं एक ताज़ा मिसाल आपको देनी चाहता हूँ। जी, ये प्लीज़। बात तो काफ़ी साल पहले की है, हुँ, बहुत अरसा पहले मैंने खुद इसको लाइव देखा है। जी। और ये ईद का दिन था और एक प्रोग्राम है हस्बे हाल, जी, बिल्कुल। दुनिया न्यूज़ पे चलता है। हुँ, वहाँ पे कभी खान साहब थे। जी, वो बड़े मशहूर एक्टर हैं रेडियो, टीवी और फ़िल्मों में। जी। कभी खान साहब ने ईद वाले दिन जो है वहाँ पे खुशी के इस मौके पे उन्होंने साकिब ज़ेरवी साहब की जो नज़म है याद दहानी, हुँ, मुसर्रफों के साथियों, और उसमें जो उन्होंने मंज़रनामा पेश किया कि ये मुल्क कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था। जी। और आज यौम पाकिस्तान के मौके पर 14 अगस्त को महफ़िल सुरूर और रक़्स जो है वो मुनक़िद की जाती है। हुँ, और लोग शराब के नशे में धुत जो मर्ज़ी खाते फिरते हैं। उसका अलमिया है उस नज़म में
कि ये किस तरह के लोग आ गए हैं जिनको पता ही नहीं कुर्बानियां के देकर किस तरह असमतें लुट गई और लोगों के मतलब है कि कितनी अमवात हुई। आज ही ट्विटर पे मुझे वो अफजल रब्बानी साहब ने उसका एक क्लिप आया हुआ है, मैं भी आपको भेजूंगा। जी अगर हो सके तो वो अशार आप इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। जी, तो कोशिश करते उस हैं। अफजाल रब्बानी साहब ने उसमें लिखा है कि 19 अफराद, वो जो काफिला लेकर साकब साहब चले थे ना अपने खानदान का, जी 19 अफराद तो रास्ते में शहीद हो गए थे। हम्म, तो अब आप देखें, ये एक अहमदी की बात नहीं है जो वहां से चल के आए थे, किन मुश्किलात में, किन कुर्बानियों के बाद यहाँ पहुंचे। तो आज कौम को तो पता ही नहीं है कि किसने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया, किसने इसके लिए कुर्बानियां पेश की। आज तो कौम जो है वो किसी और तरफ जा रही है। अच्छा, ये कौम जिस तरह जश्न आज मना रही है, बड़ा वहाँ पे जिस तरह आपने भी बताया कि डांस होते हैं, नाच गाने की महफिलें चलती हैं, इस दिन तो मेरा ख्याल है अगर इन्होंने हकीकी तौर पर पाकिस्तान की कोई खिदमत की थी तो शुक्राने के नफल अदा करते। क्या ख्याल है? हाँ जी बिल्कुल। असल देखे ना, जब पाकिस्तान बना है जी तो रमजान का महीना था, जी और रमजान के आखिरी दिन थे, आखिरी अशरा था जब पाकिस्तान मादे वजूद में आया। जी तो इतना मुबारक और मुतबरक वो अयाम है रमजान के, जी जिनमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पाकिस्तान जैसी नेमत और आज़ादी का वो मुल्क जो है वो अता फरमाया था। तो उसका जो आज़ादी वतन मनाना है वो तो सिर्फ रस्मी तौर पे नहीं मनाना, बल्कि अल्लाह ताला की दरगाह पे हाजिर होके शुक्रिया अदा करते हुए और आज़ादी का सही मुकाम समझते हुए उसको मनाना चाहिए। देखें, यही तो अलमिया है कि हमने आधा मुल्क गवा दिया है। हम्म, अगर इसके सही तौर पे इसको कायम रखने के लिए कोशिशें की जाती तो मैं नहीं समझता कि वो आधा मुल्क जो है वो चला जाता। मार्क साहब, मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में 69-70 में पेशावर बेस पे काम किया है, जी और मेरे साथ तो बांग्लादेश के दोस्त भी थे हम्म, और बड़े प्यार करने वाले। मैंने खुद बांग्लादेशी जबान को थोड़ा सा सीखा भी, और दस्तखत करने भी सीखे, किस तरह मैं बांग्ला अच्छा में दस्तखत कर सकता हूँ। जी और वो बड़े मुहिब्बे वतन लोग थे, हम्म, हमारे साथ वो रहते थे, कोई पता ही नहीं चलता था। और उसके बाद फिर जो हुक्मरान आए हैं जी वो मफाद परस्त थे, वो अयाश थे। उन्होंने अपने मफाद की खातर सारे काम किए और उस मुल्क के हिस्से को उन्होंने निगलेक्ट किया और वहां पे तरक्की नहीं हुई। और उसके नतीजा में फिर दुश्मन ने फायदा उठाया, और हम्म फिर ये अलमिया 1971 में हमने अपनी आंखों से देखा हम्म, कि वो जो मुल्क जो वो वहां पे 53% मुसलमान थे बिल्कुल बंगाल में, जी दुरुस्त अक्सरियत थी। बल्कि डॉक्टर परवेज परवाई साहब ने एक किताब लिखी है जी और उसमें सारा इस किरदार को उन्होंने उजागर किया है। जो चौधरी रहमत अली साहब थे, जी जो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था, जी तो हजरत चौधरी जफरुल्लाह खान साहब की जब उनसे मुलाकात हुई जी तो वो तालिब इल्म थे उस वक्त। तो हम्म, उनको पता ही नहीं था कि बंगाल में कितनी मुसलमानों की तादाद है। तो अच्छा चौधरी साहब ने बताया उनको कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो बंगाल में है। हम्म, तो अच्छा इस तरह से चल साहब, कि एक वो सवाल है एक यहाँ पे कि ये पटरी से कब उतरे ये लोग? आपको तो याद होगा कुछ ना कुछ, वो जमाना भी जब पाकिस्तान की इज्जत थी, वकार था, दुनिया में एक नाम था, पाकिस्तानी लोगों की इज्जत थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत थी। तो ये पटरी से जब उतरे हैं उससे पहले के थोड़े हालात बताएंगे आप? देखें, बात ये है कि पटरी से वे इस वक्त उतरे हैं जबकि अपने मफाद की खातिर उन्होंने हुक्मरानों ने बदयानती से काम लेना शुरू किया। हम्म, जब अकवा परवरी आ गई, जी जब दयानतदारी खत्म हो गई, हाँ जी, जी और लोग फिर अपने खानदान को बनाने के लिए, आपने सुना होगा अयूब का
के दौर कुछ तरक्की का दौर था और उसके बाद तो फिर तरक्की नहीं हुई और फिर कहते हैं कि 22 खानदान थे, अब तो कई खानदान हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने इनामात से नवाजा हुआ है बिल्कुल और इतने वसाइल हैं और इतनी अल्लाह ताला ने मादनी वहाँ रखी हैं चीजें कि वहाँ पे अगर दयानतदार क्यादत हो, जी अगर बददयानत लोग ना हो हम्म तो ये मुल्क तो सोने की चिड़िया है। हम्म अच्छा लेकिन बात ये है कि अब आप देखते हैं अब मुल्क में आप देखें ना क्या हाल है कि अच्छा मतलब है कि दो ऐसे हुक्मरान जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं और मतलब है कि वो बीमार हो तो इलाज बाहर होता है, अच्छा बच्चों ने पढ़ना हो तो बाहर जाते भेजते हैं और जितनी दौलत है वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर रखी हुई है। अच्छा चौर साहब मुझे तो ये यहाँ पे पाकिस्तान एक सॉरी एक वजीर आजम आजकल साहब वजीर आजम इंग्लैंड में बैठा हुआ इलाज के लिए आया हुआ है। अच्छा कितनी शर्म की बात है कि 3 दफा वो वजीर आजम बना पाकिस्तान का। आज जी पाकिस्तानी बिल्कुल एम्बेसी उसको पासपोर्ट इशू नहीं कर रही हो, जहां वो दौलत लेके आया वो लोग इनको उसको वीजा नहीं दे रहे। तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है। बिल्कुल डूबने का मुकाम है, तो ये बिल्कुल डूबने का मुकाम है। अच्छा ये तो देखें लेकिन बात ये है कि हम लोग असल में वो कहते हैं कि जो इंसान झूठ बोलना शुरू करता है ना जी और झूठ का आदी हो जाता है तो वो समझते हैं कि यही सच है। हम्म तो अब करप्शन की भी जो आदत पड़ गई है और मुल्क का खजाना लूटने की और मुल्क के खजाने पर ऐशो इशरत करने की, उनमें हक बातल की तमीज ही नहीं रही। हम्म और जब हक बातल की तमीज ना हो तो फिर पता क्या हाल होता है, जी जो हको बातल से जो तमीज़े हको बातल से भी बेगाना है, हम्म कैसे कह दूं कि उन पे बारिश रहमत हो। क्या बात, बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि तो चले ये पाकिस्तान में आपने देखा कि शुरू में तो पाकिस्तान काफी बेहतर जा रहा था और उस वक्त बिल्कुल जा रहा था। बिल्कुल तो देखिए 1960 में जी 1960 में जर्मनी ने पाकिस्तान से कर्जा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब पाकिस्तान पूरी दुनिया से अब कर्जा ले रहा है। अच्छा फिर 70 में जी 69-70 में एमएमएम थे, इक्तसादी अमूर के मशीर थे, जनरल याह्या खान सदर मुमलकत थे। जी तो उन्होंने जो बजट पेश किया उस पे हर एक ने तारीफ की, इतना मुतवाजन बजट इन हालात में हो सकता ही नहीं। जी तो मुबारक साहब आप तो खसारे के बजट है। अच्छा चल तो साहब जमात अहमदिया के लोग उस वक्त शामिल थे, जैसे आपने नाम लिया ये क्या नाम था मियां अहमद साहब का ना। तो जी जी इसी तरह एक चीज मैं कल देख रहा था कि जब 65 की जंग हुई तो वहां पे महाज पे भी अहमदी जो थे मलक अख्तर हुसैन, तो कहते जी बड़ी बिल्कुल। कामयाबी के साथ वो जंग लड़ रहे थे। तो ये जो अयूब खान था उसने कमान तब्दील कर दी। तो आपके इल्म में भी ये कुछ हाँ चीज जी, है ये? ये तो तारीख पाकिस्तान का एक अलमिया है अच्छा और ये एक नहीं, जी इस पे तो एक होता था माहनामा हकायत, जी अनातुल्लाह उसके एडिटर होते थे। जी और फिर कोई अखबार पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि जिसने जनरल अख्तर मलक के मुतलक ना लिखा हो कि उसने छम जोड़ियों में जो कामयाबी हासिल की हम्म वो कमान तब्दील करके और याहिए को वहां पे भिजवा के पाकिस्तान की तारीख में इतनी फोश गलती की हुई है। हम्म ये तो अपना अपने पराए सारे इस बात को मानते हैं। और उस वक्त जब ये अख्तर मलिक साहब उस बॉर्डर पे थे, आपको पता है बीबीसी पे अख्तर मलिक का नाम गूंज रहा था और हम्म हिंदुस्तान में जो उनके चीफ थे और वो सारे कह रहे थे पकड़ो इस जनरल को, मारो इसको, ये तो हम्म ले डूबा हमें। यहाँ तक कि शोरश कश्मीरी जो शायर थे उन्होंने भी जनरल अख्तर की बहादुरी और उनके कारनामे से मुतासर होकर
उन्होंने नज़में लिखी और एक शेर उनकी नज़्म का मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। दहली की सरज़मीं बुलाती है दोस्तों, हुँ। अख्तर मलक के साथ कदम मिला के चलो। वाह! क्या बात! तो उस वक़्त तो ये मंज़रनामा था हुँ। और उसके बाद फिर कौम जो है वो करप्शन में डूब गई और बददियानती आ गई और जिस तरह कमांड चेंज हुई है याहिया खां की, जी। तो वो तो अब मतलब है कि फिर नतीजा तो वही निकलना था, जो हम बीजेंगे वही काटेंगे ना। अच्छा जज साहब आज ये लोग ये मानने के लिए तैयार है कि उस वक़्त कमान तब्दील की गई और जंग में इस तरह कमान तब्दील नहीं की जाती। आज इन्हीं के लोग आके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें मानने के लिए तैयार है, तो उस वक़्त के हुक्मरानों को या उस वक़्त के लोगों को इतनी अक्ल नहीं थी? उस वक़्त नहीं थी तो ऐसे काम किए ना, जब अकल हो तो फिर आदमी काम सही करता है। हुँ। ये जो कमान तब्दील हुई है उसके बाद तो पेशकदमी खत्म हो गई थी। हुँ। वो तो जोड़ियाँ पहुँचने वाले थे और दरियाए तवी को अबूर करने वाले थे, लेकिन यूं ही कमान चेंज हुई और फिर ऐसा अलमिया है कि उनके जो जूनियर रैंक थे अफसर, उनको कह दिया गया था कि इसका हुक्म न माने। अच्छा। अच्छा चर तो साहब इस तरह ये से बड़ी आपने बात बताई कि इसका हुक्म ना माने। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी जो भी उस वक़्त आपका जो सिपहसालार हो उसकी इताअत करो, वो जैसे कहे वो बात मानो। ये भी सुनने में अब आ रहा है कि जी वो अख्तर मलिक की शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से अयूब खान कुछ घबरा गए थे। हाँ, उसमें आज मैं उसके मतलब पढ़ भी रहा था, बाद ने लिखा भी है कि उनकी बहादुरी और कारनामों से फिर लोग हसद करते थे कि ये देखे ना अब जंग हो रही है, ठीक है? जी। जंग हो रही है और जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट है। अच्छा, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मूसा है, लेकिन नाम किसका गूंज रहा है? हुँ। पाकिस्तान में और इंडिया में और बीबीसी में नाम किसका? नाम तो अख्तर मलिक का था। हुँ। तो जब ऐसा हो तो हसद तो फिर होता ही है और जी। जब हसद होता है तो फिर इस तरह की शरारतें भी तो होती हैं। जी, एक ब्रेक चौधरी साहब मुझे कहा जा रहा है नाज़रीन जुड़े रहें बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आज थोड़ा लंबा होगा और मज़े मज़े की बातें होंगी और आपको पता चलेगा कि कहाँ से हालात ख़राब हुए कि आज पाकिस्तान इस मकाम पर पहुँच चुका है कि ना तो पाकिस्तानी लोगों की किसी दूसरे मुल्क जाए वहाँ पे इज़्ज़त है, ना पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त है। चौधरी साहब से अभी और भी बातें करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी, नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर तो चौधरी साहब हमारे साथ। चौधरी साहब जब पाकिस्तान बना है, तो जी जी। उस वक़्त के कुछ हालात बताएँ और हमारे नाज़रीन को कुछ पता चले? देखें, जब पाकिस्तान बना है जी, तो उस वक्त देखा जो मंजरनामा है उस वक्त का, जी। उस वक्त मुसलमान जो थे वो भी कांग्रेस के हमनवा थे हुँ। और बहुत सारे फिरके तकरीबन सारे ही वो नहीं थे इस हक में और कायदे आजम तो पहले कांग्रेस में थे, जी, बाद में उनकी कोशिश थी कि बाद में जब मुस्लिम बनी कि हम कोई हमारा मादा हो जाए जी। और हम मुश्तरका तौर पर मुसलमानों के हकूक भी अदा हो जाए तो काम चलता रहे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि हिंदू जो है वो अपने मौक़िफ़ पे अड़ा है, मुसलमानों की कोई कदर कीमत नहीं है और मुसलमान भी जो हैं उनको भी अपनी कदर कीमत का कोई एहसास नहीं है हुँ। और वो भी अपने हकूक के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे, तो कायदे आजम दिल बर्दाश्ता होकर लंदन चले गए थे जी, और वहां जाके उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जी, जब ये मंजर देखा और अमाम जमात अहमदिया मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद थे उस वक्त, जी, तो उन्होंने फिर वहां पे लंदन में जो माजिद फजल के इमाम थे, अब्दुल रहीम दर्द थे रबी साहब, जी। उनको कहा कि कायदे आजम को कायल करें हुँ। तो पाकिस्तान वो इंडिया वापस आए और मुसलमानों की वो क्यादत करें। जी। तो आप 3 घंटे की बहस हुई थी और अच्छा। 3 घंटे की बहस में कायदे आजम को उन्होंने कायल कर लिया हुँ। और कायदे आजम फिर इंडिया वापस आ गए और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को सरगर्म किया और फिर जमात अहमदिया ने पाकिस्तान के क्याम में भरपूर
कायद-ए-आज़म की मदद की है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और उसको उसको मतलब है जो भी मदद हो सकती थी। हुँ, सरदार शौकत हयात मुस्लिम लीग के एक नंबर लीडर थे। जी, कायद-ए-आज़म ने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि तुम मुस्लिम लीग के लिए कैंपेन करने के लिए दौरे कर रहे हो और तुमने बटाला भी जाना है। उनको हल्का दिया हुआ था बटाले का। अच्छा, तो उन्होंने कहा मुझे पता चला है कि बटाले से 9 मील के फासले पर कादियान है। हुँ, तो तुम जब बटाले जाओ तो वहां जाओ, वहां मिर्जा साहब से मिलो और उनसे कहो कि वो पाकिस्तान के लिए दुआ करें और हमारी मदद करें। हुँ, अब शौकत अय्याज साहब कायद-ए-आज़म के इस इरशाद पर रात को 12 बजे पहुंचे कादियान में अच्छा, और हजूर को पैगाम भिजवाया। तो हजूर आराम कर रहे थे, जी, तो हजूर फौरन उठ के आ गए और उन्होंने हजूर ने फरमाया कि बताओ मुझे क्या कायद-ए-आज़म का पैगाम है। तो उन्होंने बताया जी कायद-ए-आज़म ने कहा कि दुआ भी करें और हमारी मदद भी करें। हुँ, तो फिर उन्होंने इमाम जमात अहमदिया ने उनको कहा कि कायद-ए-आज़म को जाके बता दें, हम पाकिस्तान के क़याम के लिए दुआएं भी करते रहेंगे और जो भी मदद होगी हम मुस्लिम लीग के लिए करेंगे। ज़बरदस्त, चुनांचे माशाअल्लाह। फिर इंतखाबात में मदद की उन्होंने। हुँ, और कायद-ए-आज़म तो मरहून मिन्नत थे और कायद-ए-आज़म खत भी लिखते रहे साहब को और उनकी इमदाद का शुक्रिया भी अदा करते रहे। लेकिन एक बात मैं कहनी चाहता हूँ जी, प्लीज़। कि असल में जो पाकिस्तान का तस्वर है, जी, जो 1940 की करारदाद का मेमोरेंडम है, वो चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान ने लिखा था हुँ, और उसके नीचे वायसराय हिंद ने ये नोट दिया हुआ था जी, कि मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता इसलिए कि हुँ, उसका ताल्लुक एक मजहबी जमात से है। ये हुँ, नोट था उसके नीचे। अच्छा, अच्छा, अब मैं इसमें एक और बात कहनी चाहता हूँ, ये जी, कोई एतराज की बात नहीं है। जो हमारे इमाम थे बशीर अहमद खान रफीक साहब, जी, उनको लंदन में वली खान जो थे वो पाकिस्तान सूबा सरात के एक बिल बहुत बड़े सियासी खानदान में थे। जी, दलख्वार के बेटे थे। तो वो इंग्लिस्तान आए हुए थे और इमाम साहब ने उनकी दावत भी की। अच्छा, पूछा आप कैसे आए हैं? जी, तो वो कहने लगे मैं तो यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में आया हूँ तहकीक करने के लिए हुँ, कि पाकिस्तान का तस्वर किसने पेश किया है और उन्होंने किताब लिखी है इस पे और उसमें अच्छा, जिक्र किया है हुँ, कि ये तो सर ज़फ़रुल्लाह खान का काम है, हुँ, ये तो उसने पेश किया है। और उसके पे फिर लेकिन चौधरी साहब चूंकि आपको होता है उनकी सादगी, बहुत उनकी कसरे जी, नफ्सी, बिल्कुल, बहुत उनकी सादा इंसान तबीयत थे। का मैदान ये होता था कि वो अपने नामो नमूद की उनको कोई ख्वाहिश नहीं होती थी। हुँ, तो हमेशा उनका यही था कि नहीं ये कायद-ए-आज़म का ही काम है, उन्होंने उनको ही क्रेडिट देते थे। हुँ, अच्छा, इस पे बाज़ मौरखीन ने लिखा भी है। जी, मसलन अरशद चौधरी है, एक उनकी किताब है, जी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया वली खान के अलावा। अच्छा, और फिर इमाम बशीर खान रफीक साहब बहुत करीब रहे हैं, जी, तो उन्होंने जो किताब लिखी है चंद खुशगवार यादें, हुँ, जब उन्होंने मुझे भेजी मैंने वो पढ़ी तो उस किताब पे तबसरा करने के लिए मैं खुद लंदन गया था अच्छा, और उनसे टेलीफोन पे वक्त लिया, मैं उनके घर गया। जी, सखावत बाजू साहब मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब आपने चौधरी साहब के मुताल्लिक को तो बहुत कुछ लिखा, हुँ, लेकिन जो लिखने वाली बात है वो आपने नहीं लिखी, जी, क्योंकि जमात के लोगों को तो इससे पता चलना था बिल्कुल, कि तस्वर जो है वो चौधरी साहब का ने पेश किया है। तो मुझे उन्होंने इशारा किया कि वो देखो चौधरी अरशद की किताब है उसमें जिक्र है। अच्छा, मैंने कहा जी चौधरी अरशद की किताब ना मैंने पढ़नी है ना अहमदी इतने पढ़ेंगे, हुँ, आपकी तो किताब पढ़नी थी, जी, तो ये जिक्र होना चाहिए था और मैं ये बात कहने के लिए यहाँ आया था। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बात परवेज परवाजी साहब से की, जी, नासिर परवाजी साहब, उनकी भी बड़ी तहकीक है और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इस पे एक अलहदा किताब मुफस्सल लिख दी है। जी, और वो किताब फिर यासिर ज़ैबी साहब जो हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया तो उनका मेरे पास 2 कापियां आई हैं, एक मैं आपको भिजवा रहा हूँ, वो हुँ, किताब मेरे पास है। जी,
नासिर परजाई साहब ने उसमें नहायत ही असल रंग में, अंग्रेजी में वो किताब है, उसमें चौधरी साहब का किरदार लिखा है अच्छा। कि पाकिस्तान का तस्वीर पेश करने वाला सरजक खुलाफा है। और बाद में भी इसकी हुई। और फिर उसके बाद फिर जमात की खदमात, आप किसी भी शोबा है जिंदगी को ले लें, जी। सहाफत को लें, तो ऐसे सहाफी जमात अहमदिया ने पाकिस्तान में हुए हैं कि जिनका नाम हमेशा इज्जत से भी लिया जाता है और साफ गोई और दयानतदारी के आला में पे थे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो इस तरह जी जी जी। चल सर, फिर ये बड़ी आपने जबरदस्त बातें बताई। इसका मतलब कि दयानतदारी शुरू में ही काम खराब हो गया। जिस तरह अभी आपने बताया कि जमात अहमदिया की कुर्बानियां थी, अगर दूसरी तरफ देखें तो ये मौलाना फजल रहमान के वालिद और दूसरे मौलाना मदूदी और सब ये मुखालिफ थे पाकिस्तान के ना। जी सारे मुखालिफ थे। मदूदी साहब तो कहते थे पाकिस्तान की पे नहीं बन सकती। और फजल रहमान का वाला आज मैंने लिखा है ट्विटर पे, जी। फजल रहमान जो है वो तो इनके वालिद तो कहते थे हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। और फजल रहमान के मुताबिक मैंने लिखा है, ये तो यौम पाकिस्तान नहीं मनाता 14 अगस्त को। तो इसका क्या किरदार है पाकिस्तान में? ये इनकी जो जमात उलमाए हिंद थी, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो तो कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे। लेकिन चल साहब, ये तो नमक ये हरामी नहीं, ये नमक हरामी नहीं कि आप उसी मुल्क में रहें और उसी के वफादार ना हो। हाँ ये तो है। ये इनका जो सारा देखें, अब तो लोग बाज बात ये बातें आती हैं, लोग कहते हैं जमात इस्लामी के मतलब भी, लोग कहते हैं फजल रहमान के मतलब भी, और सारा कुछ। और बाज लोग जिनको अल्लाह ताला ने हकीकत बयान करने का हौसला बख्शा है, बस फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया है अपने एक मजलिस में, बल्कि इंटरव्यू में, कि पाकिस्तान का तस्वर पेश करने वाले सरजउल्लाह खान थे। एक आयशा जहां जेब है जी, वो एक बदलाइया प्रोग्राम करती हैं, उनका क्लिप मेरे पास है। उन्होंने भी कहा सरजफुल्लाह खां है। हाँ जी, मैंने इस पे बहुत किए लोग प्रोग्राम, मैंने बकायदा है। प्रोग्राम किए इस पे। अच्छा चल साहब, ये बताइए कि जब पाकिस्तान बन गया तो जमात अहमदिया भी माशाल्लाह, आपने जिस तरह बताया, आपने फरमाया कि खिदमत में सबसे आगे थी। रेडियो पाकिस्तान था शुरू शुरू में, तो उस वक्त कहते कि बकायदा जमात की खबरें भी चलती थी, जलसा सालाना वगैरह के मतलब भी बताया जाता था। देखिए बात यह है कि जलसा सालाना की फोटो जी अखबारों में, मशरक में भी छपती थी, नुआए वक्त में भी छपती थी, अखबारात में छपती थी, और किसी न किसी रंग में एक खबर अखबार में मौजूद होती थी। बल्कि आखिरी दिन भी वो होता था कि इतनी तादाद में शामिल हुए, मिर्जा साहब ने ये खिताब किया, तो जलसे की कुछ ना कुछ तफसील वो देते थे। अच्छा ट्रेनियों की भी देते थे। अच्छा, फिर जमात की जो बुजुर्ग हस्तियां हैं, मसलन साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब की जब वफात हुई है, जी मुझे अच्छी तरह याद है, खुद मैंने रेडियो पाकिस्तान पे उनकी वफात का ऐलान सुना। अल्समा जान जब फौत हुए हैं जी तो रेडियो पाकिस्तान में ये ऐलान हुआ था कि रबुए में मिर्जा गुलाम अहमद की जो एलिया है वो वफात पा गई है। तो इस तरह ये तो उस वक्त तो देखें, बात ये है जो मैंने आपको अर्ज की है, उस वक्त तो रेडियो पाकिस्तान और टीवी पे जमात अहमदिया के लिए तो कोई कदगन नहीं होती थी। साकिब ज़ेबी साहब है, वो मुशहरों में भी आते थे, और उनका सियासी तबसरा रेडियो पाकिस्तान लाहौर शाया किया नशर करता था। ये जो हमारे गवर्नर थे कालाबाग के नवाब अमीर मलिक मोहम्मद खान जी इनकी तकरीर होती थी हर माह की 15 तारीख को। यकम को जनरल व्यू की तकरीर होती थी, 15 तारीख को नवाब कालाबाग की होती थी, गवर्नर थे जी। तो साकिब ज़ेबी साहब उनकी तकरीर लिखा करते थे। अच्छा। तो उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था। उस वक्त तो अल्लाह के फजल से जमात एक भरपूर किरदार अदा कर रही होती थी। लेकिन उसके बाद असल में ये जो बीज बोया है, ये भुट्टो साहब ने बोया है। ये भुट्टो साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने सियासत में मजहब को ले आए अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये नुस्खा उनके गले पड़ गया, और फिर वो जो है वो यही चीज उनको अगले जहां ले गई।
अच्छा, ये जो बात खाना की के कि बाद आपने कि भुट्टो साहब ने सोचा था कि मैं पता नहीं अब कितनी देर तक यहाँ वज़ीर आज़म बनूँगा अगर मैं 90 साला मसला हल कर दूँ। लेकिन चल साहब ये नहीं तो नहीं अब इनके अपने वज़ीर जो पुराने हैं या जो थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं लोग वो खुद आके सोशल मीडिया पे और दूसरे प्रोग्रामों में बताते हैं कि ये एक सियासी तौर पे था और भुट्टो साहब को खुद मज़हब का कोई इल्म नहीं था इन चीज़ों का ना? देखें बात ये है कि वो जो है अपना डॉक्टर बशीर हसन फौत हो हुँ। गए हैं। जी, मैंने सुना उनका बिल्कुल। उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है, हाँ जी। इंटरव्यू में किया है। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बतानी चाहता हूँ जी। कि भुट्टो साहब ने किसी से वफा नहीं की। हुँ। जितने उसके जिनको उन्होंने जानशीन भी बनाया था, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और हुँ। अपने जो उनके आगे पीछे हिफाजत करते थे और आगे पीछे चलते थे, दलाई कैंप में उनको डाल दिया हुआ था। हुँ। तो लेकिन मैं जो हकीकत बतानी चाहता हूँ ये है कि देखिए बात ये है, मेरे पास उसका तारीखी मवाद मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है कि जो पीपल्स पार्टी का मंशूर था, जी। वो तो एक अहमदी ने लिखा था। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, मैं हुँ। जानता हूँ उनको। जी। उन्होंने लिखा था और हुँ। वो भुट्टो साहब को दिखाया। भुट्टो साहब बड़े खुश हुए और डॉक्टर मुबशिर को कहा यार उसको लेकर आओ मेरे पास। और हुँ। वो डॉक्टर मुबशिर हसन उसको लेके फ्लैटिस में भुट्टो साहब के पास लेके गया। भुट्टो साहब ने कहा जी ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसमें बस दो चीजें शामिल कर दें। एक तो आपने जो नाम पीपल्स पार्टी रखा है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिख दें अच्छा। और कश्मीर काल को इसमें शामिल कर दें। जी। तो अब आप देखें और जो 70 का इलेक्शन हुआ है जी। उसमें जो भुट्टो की मदद जमात ने की है, बिल्कुल। वो तो मतलब है इन्होंने तो फिर वो समझा के पता नहीं क्या है रिजल्ट जो आए हैं इलेक्शन के, वो तो हैरत अंगेज थे। और भुट्टो साहब फिर उस पे ही जो है वो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। और असल तो ये था कि मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी, अगर उसको इक़्तिदार दे दिया जाता तो शायद पाकिस्तान दो हिस्सों में जो है वो तकसीम ना एक होता। ब्रेक का चौसा कहा जा लेकिन रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त बातें चौधरी साहब की और मैंने हमेशा गौर किया जितना चौधरी साहब के पास ये नॉलेज है और हर लिहाज से मैंने इतने प्रोग्राम चौधरी साहब के साथ किए और मज़ा भी बहुत आता है। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ये बताते हैं जो वक़्त गुज़र चुका उसके मुतल्लिक़ और जो आने वाला है और जो मौजूदा तमाम हालात पे चौधरी साहब की नज़र होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बातें चलती रहेंगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर। चौधरी साहब, मुझे ये थोड़ा-सा पता तो मुझे है हर चीज़ का, मगर मैं चाहता हमारे नाज़रीन, क्योंकि गैर जमात दोस्त भी बेशुमार हमारे प्रोग्राम देखते हैं, तो अहमदियों को तो पता ही है। जमाते अहमदिया ने जहाँ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, वहाँ पे कश्मीर के लिए भी ऐसे-ऐसे प्रोग्राम दिए, ऐसी-ऐसी कुर्बानियाँ दी। थोड़ा-सा उनका भी ज़िक्र बहुत ज़रूरी है आज। हाँ जी बिल्कुल। बात ये है कि जब तकसीम हुई तो अंग्रेज ने जो ज्यादती की और उसमें जो बाउंड्री कमीशन था, जो जफरुल्लाह खान साहब उसके मेंबर थे। जी। और जब ये उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के जरिया वो ताके दिखाए और चौधरी साहब ने देखा कि उस नक्शे में एक लाइन लगी है अच्छा। और वहां इश्तबा पैदा हुआ। हुँ। तो पता चला कि उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम करते हुए पंजाब का कुछ हिस्सा जी। इंडिया में डाल दिया है हुँ। और कश्मीर का भी कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया में डाल दिया है हुँ। और थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में जो है वो शामिल किया है। जी। असल में मार्क साहब बात ये थी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, जी। वो चाहते थे कि मुल्क तकसीम हो जाए, हुँ। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी कायदे आजम और हिंदुस्तान की क्यादत जो है वो मुझे एज ए वजीर आजम जो है वो एक्सेप्ट कर ले, अच्छा। मुल्क भेजा कर तकसीम हो जाए। हुँ। लेकिन कायदे आजम अपने मौक़िफ़ के बड़े धनी थे। उन्होंने कहा ये नहीं, ये हमारा मुल्क है, फिर हम उसमें हमारा ये वो होगा जो भी है गवर्नर जनरल या वज़ीर आज़म। वो माने नहीं थे। हुँ। और लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर हमारे साथ ये ज्यादती की
कि वो जो बाउंड्री कमीशन था उसमें तकसीम में गड़बड़ की, जिसके नतीजा में पंजाब का हिस्सा और आजाद कश्मीर जो था, कुछ कश्मीर का हिस्सा जो है हमें मिल गया, कुछ इंडिया के काबू आ गया। उसके बाद 1948 में लड़ाई होती है, लेकिन हाँ उस होती है, लेकिन उससे पहले ये है कि उस वक्त फिर जो है ना एक कश्मीर कमेटी बनती है जी। और उस कश्मीर, चूंकि जमात अहमदिया की खिदमत तो हर जगह नुमाया थी, बिल्कुल। उस वक्त तो तसब वगैरह की कोई फजा नहीं थी जी। तो अल्लामा इकबाल ने, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने खुद हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का नाम पेश किया कि आपके पास तंजीमी तौर पर एक ऐसी मददगार जमात है जो कश्मीर कमेटी में आप पाल के दाखिला करेंगे तो आप इसके सदर हो। और वो फिर मुतफिका तौर पर वो अमाम जमात अहमदिया उस कमेटी के सदर रहे और बहुत ही काम किया जमात के लोगों ने, उसमें बेशुमार लोगों के नाम है। एक फोर्स भी तैयार की थी और बगैर किसी मतलब सिले के रजाकाराना तौर पर वो काम करते रहे। और लेकिन फिर 48 में लड़ाई भी हुई कश्मीर बॉर्डर पे, तो जमात अहमदिया ने एक फोर्स बटालियन पाकिस्तान के नौजवानों को जो है वो हजूर ने मुतालबा किया जमात से कि मुझे नौजवान दें और जो जाके बॉर्डर पे आजाद कश्मीर में वहां जाके ट्रेनिंग लेके तो उस जंग में हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें। और एक मैं वाकया आपको बड़ा ईमान फरोज बताना चाहता हूँ इसमें कि एक बूढ़ी खातून थी, उसका एक ही बेटा था जी। उसने हजूर को कहा, हजूर मेरा एक पुत्र है भी मैं तो पेश करनी है। वाह माशाल्लाह। तो हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने जब ये जज्बा देखा तो ये तहरीरी तौर पर मैंने पढ़ा है और हमारी तारीख में ये महफूज है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहते हैं रज़ी ताला अन्हु कि मैंने फिर दुआ की कि है अल्लाह, जब इस लड़ाई में किसी इंसानी जान की जरूरत पड़े तो मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, अल्लाह इस बूढ़ी माँ के बेटे को महफूज कर रखना। तो इस तरह की कुर्बानियां करने, मेरे गांव के थे एक बरकत उनका नाम था, वो भी फुरकान फोर्स में थे, वो भी शहीद हो गए थे बॉर्डर पे दादाजाद करके। तो वहां शहादतें भी हुई हैं। और फिर हजरत मिर्जा नासिर अहमद फातिहुद्दीन के नाम से थे, मियां मुबारक अहमद साहब थे, उसमें कर्नल याद कैसरानी थे, कमांडर थे उसके, फिर एक मेजर मुश्ताक जहीर साहब यहाँ नीडा में रहे हैं, फौत हो गए हैं यहीं पे, वो भी थे उसमें। फिर मेजर हमीद अहमद कलीम जो खलीफा सालिस रहमतुल्लाह के प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो भी उसमें थे। मेजर अब्दुल्ला महार साहब थे, वो भी बेशुमार ऐसे लोग भी थे जो फौज में थे और वो इस बटालियन में जाके उन्होंने जो है वो खिदमत अंजाम की है। और जब वो खत्म हुआ तो उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने उसका बहुत ही काबिल तहसीन अल्फाज में जिक्र किया है, हमारी तारीख में वो सारी तहरीरें मौजूद है। अच्छा चौर साहब, ये तो बड़ी जबरदस्त बातें आपने बताई, मगर आज थोड़ा सा आज के हालात पे बात करें कि जब से अमानतों के हक अदा किए नहीं गए पाकिस्तान में, जिस तरह अहमदियों के लिए आप देखते हैं आए दिन मसाजिद है, वहां से कलमे हैं, उनकी बेहुरमती की जाती है, कब्रों की बेहुरमती की जाती है, लोगों को तकलीफ दी जाती है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। ये आज तो पाकिस्तान में अगर देखे तो ना तो अदालतें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही, ना पुलिस कर रही, मगर क्या पहले आज अगर पीछे चले जाए 40-45 साल पहले तो हालात आपके ख्याल में बेहतर थे? बहुत बेहतर थे उस वक्त। जो 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 53 के फसादात की रिपोर्ट है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जस्टिस मुनीर थे जी, जस्टिस मुनीर के सामने जब मौलवी गए और उन्होंने पूछा कि बताओ फिर मुसलमान की क्या तारीफ है, तो वो कहने लगे हमें वक्त दे दिया जाए। तो जस्टिस मुनीर ने कहा कि बात ये है कि मेरे इस अदालत के इख्तियार में ये नहीं है। आज से 1400 साल पहले हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ कर दी, तो आज तो
इस अदालत के इख्तियार में तो है ही नहीं कि तुम्हें वक्त दे और तुम तारीफ करो। तो उस वक्त के उन्होंने जो आप रिपोर्ट पढ़े तो उसमें तो बड़ी काबिल तस्लीम बातें हैं, बल्कि मैंने उसके इंक्वायरी को पढ़ा है 1960 के अल-फजल में या उससे पहले भी। आप अगर उनको पढ़े तो इतने शरीफो नफ्स लोग थे। सेक्रेटरी दाखिला का मैंने बयान पढ़ा है, उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर थे उनका पढ़ा है, जो आईजी हैं उनका पढ़ा है, जनरल आजम का खुद पढ़ा है। उस वक्त तो कोई ऐसी तसब की जरा भी आसार जाहिर नहीं होते थे। हर कोई जो है वो यही कह रहा था कि इस जमात के साथ वो ज्यादती करना चाहते थे। हमने माली अमन के लिए ये था, जनरल आजम ने कहा कि कोई बात नहीं, 11 लाशें गिरेंगी, अमन कायम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और हुआ है, ये तारीख का हिस्सा है कि वो उस शरपसंदी को उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और उसको रफू कर दिया और उसको खत्म कर दिया। लेकिन बाद में ये सारा, जैसे मैंने अर्ज किया, ये बीज बोया हुआ भुट्टो साहब का है। वो मजहब को सियासत में ले आए और वो जो फिर उन्होंने 1974 में असेंबली में वो कानून मंजूर किया। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि कानून जो मंजूर किया 1974 की असम्बली ले ले, आज की ले ले, कल की ले ले, नवाज शरीफ की ले ले, कोई ले ले, इनमें से कोई ऐसे लोग आपकी नजर में है जिनको इस्लामी तालीमात का इल्म है? बिल्कुल नहीं। इस्लामी तालीमात का तो वो जिन्होंने 74 का वो मंजूर की थी तरमीम, उनको भी नहीं पता था। उसमें भी अक्सर जानी, शराबी, डाकू, लुटेरे लोग थे। लेकिन फैसला वो कर रहे थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। वो तो शराबी कबाबी लोग थे। और बाद में उन पे करतासे अब ये आया हुआ है जनरल ज़िया के दौर में कि ये किस किस्म के लोग थे। लेकिन तो आज चले चल साहब, आज कौन से वहां पे कोई पाक लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, कोई नजर आते हैं आपको? नहीं, आज आप देखें ना, ये जो नूर मुकदम का केस आया है, लरज जाता है इंसान, लरज जाता है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शख्स है और उस लड़की का गला काटता है। वो इतना बड़ा जुल्म के को आसमान और जमीन कांप जाते हैं। और उसके साथ क्या किया उसने? मैं जब बच्चा था तो हम सुना करते थे और ऐसा वाकया होता भी था कि एक ना सुर्ख आंधी आती थी, तो जो ही वो सुर्ख आंधी आती थी तो हर कोई कहता था कि किसी जगह कत्ल हुआ है। चल साहब, ये मैंने यही गुजारिश की कि वो कहते हैं, आपने जिस तरह फरमाया किसी के वफादार नहीं थे भुट्टो साहब, तो वो उनकी सोच फिर क्या थी? उनका सोच थी हफ्से इक्तदार, बस और कुछ नहीं। और वो तीसरी दुनिया के लीडर बनना चाहते थे। और उसके लिए वो हर काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने जो मजहब को सियासत में लाए, यहाँ पे वो नाकाम हो गए और वो खुदा ताला की पकड़ में आ गए। अच्छा जज साहब, आज थोड़ी सी बात करें, जिस तरह आपने बताया कि इस्लामाबाद में वाकया गुजरा है, आज मैंने एक प्रोग्राम पेश किया। अच्छा, उलमा हैं वो बड़े इस वक्त खौफनाक हालात हैं, क्या वजह आपके ख्याल में कि इस तरह की खबरें पढ़ने के बाद भी लोग अपनी बच्चियों और बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं? हाँ जी, तो वो तो करतूत आ रहे हैं ना मुफ्तियों के और सब के, वो क्या बच्चों के साथ हैं। वो तो मौलवी तो नंगा होके रह गया है अब। लेकिन लोगों को क्यों नहीं शऊर आ रहा, लोगों को क्यों नहीं अकल आ रही? लोग जो है ना, असल में उनका अपना कोई बेसिकली इस्लामी तालीम इतनी नहीं है, मतलब अपना ही बेड़ा गर्क है। अपने पास कोई तालीमी म्यार नहीं है, इसलिए वो मौलवी की जो बात सुनते हैं उस पर अमल करते हैं। खुद तो तहकीकी नहीं होती जी। वो कहते हैं फलाने मौलवी ने ये कहा है, यही ठीक होगा, और मौलवी ने उल्लू बनाया हुआ है इनको। और इन मौलवी, देखे बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बताया हुआ है कि 14वीं सदी के उलमा किस तरह के होंगे। बिल्कुल, हमने इस पे कई प्रोग्राम किए हैं। अच्छा चर साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चर साहब, ये बताइए कि आज ये यौम आज़ादी का दिन है,
तो लोगों को कुर्बानियाँ तो बड़ों जो बुज़ुर्ग होंगे, जो बूढ़े लोग होंगे, वो आज पाकिस्तान की ये हालत देख के सोच तो रहे होंगे कि हमारे बड़ों ने और हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। अफ़सोस तो कर रहे होंगे इन चीज़ों का भी ना? बिल्कुल उसकी उसका तो इस शेर में हकीकत नज़र आती है। मैं के एक रांदाए दरगाह तेरा ठहरा हूँ। हुँ। मैं के एक रांदाए दरगाह तेरा ठहरा हूँ, देखना मुझसे ही एक दिन तेरी ज़ीनत होगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत तो खूब। हम तो आज रांदाए दरगाह हैं। हुँ, ऐ वतन जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी, मेरी हर सांस तेरे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी। बहुत खूब। चौधरी तो साहब कोई ये बात है कि जब कौम की अल्लाह ताला अकल खोलेगा और वो देखेंगे कि इस जमात ने इस मुल्क के क़याम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं और इसके इस्तेहकाम के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं। आप अच्छा। देखें जब पाकिस्तान हो गया आज़ाद हो गया हुँ, तो जमात अहमदिया के जो खलीफा थे हमारे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने स्टाफ कॉलेज कोयटा में एक लेक्चर दिया पाकिस्तान के दफाई तकाज़े। अच्छा। जनरल अख्तर मलिक उधर थे, उन्होंने अयूब खां उधर ही थे, वो उनको कहा कि आप आए इस लेक्चर में। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई काम है, मैं नहीं। फिर उन्होंने उनके दोस्तों के ज़रिए उनको फाइल करवाया और वो जब आए तो वो लेक्चर सुना तो उसके बाद अयूब खान का तबसरा ये था कि मैं तो ये समझता था कि मिर्जा साहब को मौलियाना तरीके से कोई बातें वगैरह करेंगे, हुँ, इनको दफा का क्या पता है। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने दफाए पाकिस्तान के तकाजे पे लेक्चर दिया और मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं एज ए पाकिस्तान सोल्जर मुझे इतना पता नहीं है कि पाकिस्तान के दफाई तकाजे क्या है। हुँ, तो ये तो मिर्जा साहब तो इतना अजीम शान इसका इल्म रखते हैं दफा के मतलब मैं हैरान हूँ। हुँ। चुनाचे आप देखें ये जो BRB नहर है, जी, आपको पता है ये बॉर्डर कितना लंबा है। जी। तो हजरत साहब का ये मशवरा था कि यहाँ एक बड़ी नहर खुदवा दें जो दफाई लिहाज से आपके काम आएगी और वो 65 में काम आई है हुँ, और दुश्मन उस नहर से आगे नहीं आ सका। जी, पता है आपको राजमा और ये सारे इलाके बिल्कुल। हमारे चुनिंदा वगैरह आ गए थे जी। दुश्मन के कब्जे में और उस नहर से वो पार नहीं आ सके। हमने पुल तोड़ दिए थे सारे हुँ, और उनका नहर से पार आना मुश्किल हो गया था, वरना सियालकोट शहर तो गया। हुँ, तो इस तरह फिर ज़राअत के मुतल्लिक़ मशवरे दिए हैं साहब ने, लेक्चर हैं आप मुस्लिम मौत के। हुँ, फिर हुज़ूर ने बैंककारी के मुतल्लिक़ ये जो हबीब बैंक है कराची में जी, प्लाजा है, ये मिर्जा साहब के मशवरे से वो हुआ था। हुँ, फिर जहाज़रानी के मुतल्लिक़ बिल्कुल। आपने मशवरे दिए तजारत के लिए, तो सेठ इस्माइल साहब थे, उन्होंने फिर मियां बशीर अहमद साहब को कहा कि जी ठीक है मैं ये कारोबार शुरू करता हूँ लेकिन आप भी अपना हिस्सा डालें। चौधरी साहब प्रोग्राम तो का वक़्त मतलब है ख़त्म हो रहा है। कोई मैसेज देना चाहें हमारे जी नाज़रीन को? मैसेज ये है कि अपने वतन से मोहब्बत करें जी, और ये मुल्क जो है ये जमात अहमदिया ने अपनी कुर्बानियों के जरिया बनाया और फिर अपनी कुर्बानियों के जरिया इस मुल्क को जो है वो हर लिहाज से हुब्बुल वतन होने का मुजाहरा किया है। तो इसलिए के लिए ये है कि इस मुल्क के लिए हमें दुआएं करते रहनी चाहिए और मैं हजरत खलीफतुल मसीह राबे के दो चार फिक्रों से जी, इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। जी, हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे आमीन। क्योंकि ये मुल्क दीन के नाम पे हासिल किया गया था और इस लिहाज से ये वाहिद मुल्क है। इसलिए अगर इस मुकद्दस नाम से प्यार और मोहब्बत है तो फिर दुनिया के हर अहमदी को चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम बना दे। ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला हमें जी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मजीद कुर्बानियाँ और दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चौधरी हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब ने ज़बरदस्त तरीके के साथ आज 14 अगस्त के दिन रोशनी डाली कि किस तरह अहमदियों ने कुर्बानियाँ दी और जो मुखालफिन हैं उनके मतलब भी बताया।
मुझे ये सुनकर खुशी भी हुई, मगर आज दुख ये हो रहा है कि काश पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था, जहाँ पे तमाम लोग पाकिस्तानी होते, तमाम लोग एक कौम होते, मज़हबी नफ़रत ना होती, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आज आपने देखा कि मज़हब के नाम पर अहमदियों को तकलीफ़ दी जाती है, जेलों में डाला जाता है, शहीद किया जाता है। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम किए, लोगों ने बताया कि हमारे साथ बाइकआउट किया गया है, हमें काम नहीं मिलता, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं, नफ़रत की तालीम दी जाती है दूसरे लोगों को ताकि वो अहमदियों को परेशान करें। ये अफ़सोसनाक वाक़यात है। हमें एक कौम बनना होगा, हमें पाकिस्तानी बनना होगा और फिर ही हम तरक्की कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें नाइम न्यूज़ टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।